हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला सुपरवाइजर एग्जाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है फ्रेंड, जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आपके सभी विषयों की वीडियो आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विथ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो दोस्तों, आपको नीचे दिए गए सेंटेंस के खाली स्थान में अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट बताना है, जो कि दिया गया सेंटेंस है बेटर टू रेन इन हेल देन टू ब्लैंक इन हेवन। तो दोस्तों, आपको रेन का अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है ए सर्व, बी फॉल, सी डायरनल, डी स्पूरियस। तो दोस्तों, रेन का अपोजिट क्या होगा? तो रेन मतलब होता है फ्रेंड्स शासन करना। रेन मतलब होता है शासन करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेवा करना, अर्थात सर्व। सर्व मतलब होता है सेवा करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सर्व। रेन मतलब होता है शासन करना और शासन करना का उल्टा सर्व, तो रेन का उल्टा हो जाएगा सर्व फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। तो अपोजिट वर्ड को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। अपोजिट अर्थात विपरीत शब्द आपको आने ही चाहिए दोस्तों, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड विच वेरी क्लोजली फिट्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, इसमें भी आपको दिए गए एक्सप्रेशन में सही शब्द चुनना है दोस्तों, जो कि दिया गया एक्सप्रेशन है वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वोमेन। तो दोस्तों, वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वोमेन अर्थात जो वोमेन के कल्याण में रुचि रखते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं दोस्तों फेमिनिस्ट अर्थात नारीवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंड, ऑप्शन सी फेमिनिस्ट है अर्थात नारीवादी। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वोमेन अर्थात जो महिला के कल्याण में रुचि रखते हैं उसे कहते हैं फेमिनिस्ट अर्थात नारीवादी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये गिवन वन वर्ड है अर्थात आपको एक शब्द में उत्तर देने, ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच फॉर द फॉलोइंग। तो दोस्तों, आपको निम्नलिखित का मैच कॉलम अर्थात उचित संबंध जोड़ना है दोस्तों, जो कि दिया है ए 8, बी इन, सी ऑन और डी बाई, और इसके सामने में इसका मैच कॉलम दिया है दोस्तों। तो किसमें क्या आएगा? तो 8 का यूज कब होता है दोस्तों? तो 8 का यूज फिक्स समय के लिए यूज होता है दोस्तों, तो ये चला जाएगा 3 में, तो ए आ जाएगा 3 में दोस्तों। 8 का यूज कब होता है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। 8 चला जाएगा एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात एक निश्चित समय के लिए यूज होता है 8 का दोस्तों, तो ए चला जाएगा 3 में। बी दिया है इन, तो इन का यूज कब होता है दोस्तों? तो इन का यूज समय अवधि के लिए होता है अर्थात इन चला जाएगा अ पीरियड ऑफ टाइम अर्थात दूसरे में, तो ये दूसरा हो जाएगा। सी दिया है ऑन, तो ऑन का यूज किसके साथ होता है दोस्तों? तो ऑन का यूज होता है फ्रेंड्स सामान्य समय के लिए अर्थात कोई भी समय कह सकते हो आप, अर्थात ऑन मंडे, तो इस प्रकार आप समय, तो लेकिन ये जनरल समय है दोस्तों, तो ये किसमें चला जाएगा? मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये चौथे में चला जाएगा दोस्तों। ये इस तरीके से ऑन किस में प्रयोग है? मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम। और डी है बाई, तो बाई का यूज किस में होगा दोस्तों? ये पहले में चला जाएगा, तो इसको तो ये पहले में चला जाएगा। बाई अर्थात लेटेस्ट टाइम एट विच कैन एक्शन विल बी फिनिश्ड। पैसिव वॉइस है दोस्तों, पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का यूज होता है, जो कि विल बी फिनिश्ड बाई यूज होता है दोस्तों, जैसे कि इट इज़ डन बाई मी, दिस इज डन बाई यू, तो इस तरीके से दोस्तों, तो ये इसमें चला जाएगा। तो ए है फ्रेंड तीसरा में, बी है दूसरा में, और सी है चौथा में, और डी है पहला में दोस्तों। तो चलो इसको ये वाला ऑप्शन किस में दिया है वही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि दिया है इसमें पहला, ए तीसरा, बी दूसरा और सी चौथा और डी पहला दोस्तों, तो जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दोस्तों, आपको निम्नलिखित वाक्य सेंटेंस अर्थात वाक्य में से करेक्ट वाक्य को चुनना है दोस्तों। तो फर्स्ट है देयर आर जस्ट अ फ्यू एप्पल लेफ्ट, दूसरा वी हैव ओनली अ लिटिल मनी, तीसरा देयर आर जस्ट अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट, चौथा वी हैव ओनली लिटिल मनी। तो इन सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शंस है ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 3 and 4, सी ओनली 1 and 3, डी ओनली 2 and 4। तो इसमें कौन से वाक्य सही है दोस्तों? कौन सा सेंटेंस सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अर्थात ओनली 1 and ओनली 2 इज राइट आंसर है दोस्तों।
ओनली 2 एंड ओनली 1। अर्थात देयर आर जस्ट अ फ्यू एप्पल लेफ्ट, कुछ सेब बचे हैं, ये करेक्ट सेंटेंस है दोस्तों। और दूसरा वी हैव ओनली अ लिटिल मनी, हमारे पास थोड़े ही मनी हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चूज द वे विच इज नॉट अप्रोप्रिएट टू एड्रेस पीपुल इन अ लेटर। तो दोस्तों आपको इसमें चयन करना है नॉट अप्रोप्रिएट, अर्थात अनुचित शब्द ढूंढना है टू एड्रेस पीपुल इन अ लेटर। एक लेटर में पीपुल का एड्रेस क्या नहीं हो सकता, उस अनुचित शब्द को आपको चयन करना है दोस्तों, जो कि ऑप्शंस है ए डियर पेनी, बी डियर मिस हॉपकिंस, सी डियर पेनी हॉपकिंस, डी डियर मिस्टर जेम्स कार्टर। तो इनमें से फ्रेंड्स अनुचित एड्रेस कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात डियर मिस्टर जेम्स कार्टर ऐसा आप लेटर में नहीं लिख सकते दोस्तों। बाकी सभी ए बी सी इन सभी को आप लिख सकते हो, लेकिन डी को आप नहीं लिख सकते दोस्तों, ऐसा लेटर में नहीं लिखा जाता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड अप, रीअरेंज दिस पार्ट्स विच आर लेबल्ड P, Q, R and S to produce the correct sequence। तो दोस्तों यहाँ पर हमें वाक्य के कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं फ्रेंड, उसको हमें अरेंज करके रीअरेंज करके उनको जोड़ना है और एक अर्थ और एक सही वाक्य बनाना है दोस्तों, जो कि दिया है आई शैल गो, अर्थात मैं जाऊंगा। P, Q, R, S हमें दिया है दोस्तों, इन्हीं को हमें इसमें जोड़ करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है दोस्तों। तो आई शैल गो, P दिया है मे वर्क है यार, Q टू कलकत्ता, R आई हैव फिनिश्ड और एस है आफ्टर। तो दोस्तों आई शैल गो, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों? तो आई शैल गो, तो मैं जाऊंगा, तो कहाँ जाऊंगा? कलकत्ता, तो इसका पहले आ जाएगा दोस्तों क्यू, आई शैल गो टू कलकत्ता, मैं कलकत्ता जाऊंगा, आई शैल गो टू कलकत्ता। तो इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? इसके बाद आ जाएगा दोस्तों आफ्टर, आफ्टर आई शैल गो टू कलकत्ता, आफ्टर बाद में। इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? आर आई हैव फिनिश्ड, अर्थात आ जाए आई शैल गो टू कलकत्ता आफ्टर आई हैव फिनिश्ड, फिनिश करने के बाद मैं कलकत्ता जाऊंगा। तो ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है दोस्तों, आई शैल गो, इसके बाद हमारा है क्यू, क्यू आया, क्यू के बाद एस दोस्तों, एस के बाद आर, आई शैल गो टू कलकत्ता आफ्टर आई हैव फिनिश्ड, इसके बाद आ जाएगा दोस्तों माई वर्क है यार, अर्थात इसका पूरा अर्थ हो जाएगा आई शैल गो टू कलकत्ता आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क है यार, मैं यहाँ का काम समाप्त करने के बाद कलकत्ता जाऊंगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों। तो ये होगा QSRP, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, QSRP, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कनेक्टर। तो इसमें आपको उचित कनेक्टर चुनना है दोस्तों टू फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरने के लिए इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नांकित वाक्य में, जो कि दिया है इट्स मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे ब्लैंक्स आई लीव ऑन थर्सडे। तो दोस्तों इसमें आपको उचित कनेक्टर जोड़ना है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा? देखिए ऑप्शंस दिया है ए सो, बी देन, सी कॉन्सिक्वेंटली, डी नॉन ऑफ द एबव। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो देखो क्या कह रहा है, इट्स मोर एक्सपेंसिव, अर्थात बहुत ज्यादा, टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को ट्रेवल करना अर्थात यात्रा करना अधिक महंगा है, मोर एक्सपेंसिव अर्थात अधिक महंगा है, ब्लैंक्स आई विल लिव ऑन थर्सडे, इसलिए मैं थर्सडे अर्थात गुरुवार को छोड़ूंगा या गुरुवार को जाऊंगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आ जाएगा सो, अर्थात ऑप्शन ए दोस्तों, सो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट्स मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को ट्रेवल करना अधिक महंगा है, सो इसलिए आई विल लिव ऑन थर्सडे, इसलिए मैं गुरुवार को जाऊंगा या गुरुवार को छोड़ूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला प्रश्न हमें सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, इसको भी हमें करेक्ट करना है, जो कि दिया है एज अ रिजल्ट रमन फेल अ स्लीप, बी दिया है दस रमन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू अबाउट पोएम्स, सी दिया है सो ही स्टेट दैट रमन लिसन टू हिज पोएम्स, और डी दिया है अ पोइट वांटेड टू इंस्पायर रमन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस विल बी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑर्डर हम ज्ञात करना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा दोस्तों। आप ए बी सी डी में दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए दोस्तों, वही हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट किसमें? एज अ रिजल्ट रमन फेल, इसमें तो
सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है दोस्तों। बी में देखें तो 10 रामन एक्सप्रेस है, इसमें भी नहीं है। सी में देखें तो सो ही इंस्टीटेड, इसमें भी करता या अब सब्जेक्ट नहीं दोस्तों। डी देखें तो अपॉइंट वांटेड, तो इसमें हमें सब्जेक्ट और क्रिया दिख रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब। अपॉइंट वांटेड, तो यही हमारा सबसे पहले होगा दोस्तों। अपॉइंट वांटेड टू इंस्पायर रमन। एक कवि चाहता था टू इंस्पायर करना चाहता था रमन को। एक कवि रमन को इंस्पायर अर्थात प्रेरित करना चाहता था। तो उसने क्या किया दोस्तों, इसके बाद क्या आ जाएगा, पहला हमारा हो गया डी आएगा दोस्तों, पहला डी। इसके बाद क्या होगा, तो देखो इसका अर्थ क्या हो रहा है, एक कवि रमन को इंस्पायर करना चाहता था, तो उसने क्या किया, सो ही इंस्टीटेड, तो उसने जोर दिया दैट रमन लिसन टू हिज पोयम, तो उसने जोर दिया कि रमन उसके पोयम्स को सुने। जैसे आप कहते हैं दोस्तों कि अगर आपके बात को सुन नहीं रहा है तो आप उसको सुनाने के लिए थोड़ा जोर से बोलते हैं, तो उसने क्या किया, सो ही इंस्टीटेड दैट, तो उसने जोर दिया रमन लिसन टू हिज पोयम, ताकि रमन उसके लिए पोयम को सुन सके दोस्तों। तो इसके बाद आ जाएगा डी के बाद सी दोस्तों। सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आ जाएगा दोस्तों ए। एज अ रिजल्ट रमन फेल अ स्लीप। एज अ रिजल्ट अर्थात पोयम सुनने के परिणाम स्वरूप रमन फेल अस्लीप, अर्थात रमन सो गया। एज अ रिजल्ट रमन फेल अस्लीप, तो इसके बाद आ जाएगा डी सी के बाद ए दोस्तों, और ए के बाद आ जाएगा बी। दस रमन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू अबाउट द पोएम्स, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्या मिला, डी सी ए बी, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी सी ए बी, ऑप्शन डी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी सी ए बी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को क्रम में व्यवस्थित करने आना चाहिए दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिपोर्ट इज बैडली रिटर्न ब्लैंक्स, इट इज इनएक्यूरेट। तो दोस्तों ब्लैंक के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऑप्शंस में दिया है ए मोरोवर, बी फाइनली, सी हाउएवर, डी मीनवाइल। तो दोस्तों ब्लैंक से स्थान पे क्या आ जाएगा, तो क्या कह रहा है, द रिपोर्ट इज बैडली रिटर्न, रिपोर्ट खराब लिखा गया था, ब्लैंक्स इट इज इनएक्यूरेट, और एक इनएक्यूरेट अर्थात अशुद्ध भी था। तो दोस्तों इसके जगह ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, तो ब्लैंक्स में आ जाएगा दोस्तों मोर ओवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या आ जाएगा, मोर ओवर फ्रेंड, अर्थात ऑप्शन ए। और इसका मतलब होता है दोस्तों इसके अतिरिक्त, तो क्या अर्थ हो जाएगा, द रिपोर्ट इज बैडली रिटर्न, रिपोर्ट खराब लिखा गया था, मोर ओवर इसके अतिरिक्त, इट इज एक इनएक्यूरेट, और इसके अतिरिक्त ये अशुद्ध भी था। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड मोर ओवर। मोर ओवर का यूज तब होता है जब आप दो कारणों को एक साथ बताते हैं दोस्तों, एक कारण तो है उसके साथ साथ दूसरा कारण भी है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कह रहा है, द रिपोर्ट इज बैडली रिटर्न गया था, रिपोर्ट खराब तो लिखा गया था, लेकिन इसके बावजूद इट इज इनएक्यूरेट, इसमें अशुद्ध भी है, अर्थात खराब तो लिखा गया और इसमें अशुद्ध भी है दोस्तों। तो उसको ठीक से या कोई वर्ड भूल गया इस तरीके से, तो यहाँ पे यूज होगा दोस्तों मोर ओवर, और इसका सेंस होता है इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अनसिम पैसेज का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अनसिम पैसेज का क्वेश्चन आता है दोस्तों, और जो कि दिया है दोस्तों अनसिम पैसेज, earthquakes are the sudden shock and shaking of the earth's surface. They can be felt over large geographical areas for brief moments of time. They are nearly 20 tectonic plates that are along the earth's surface that continuously move past each other. Huge rocks are formed at the edges of the plates. The shifting of these rocks cause earthquakes. तो दोस्तों ये अनसिम पैसेज है, इसको अच्छे से आप पढ़िए समझिए, फिर नीचे दिए गए 2-3 क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। तो देखो अर्थक्वेक्स अर्थात भूकंप होता है दोस्तों, तो भूकंप के बारे में दिया है, अर्थक्वेक्स आर द सडन शॉक एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थक्वेक क्या है दोस्तों, अर्थक्वेक सडन शॉक अर्थात अचानक झटका है, एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ और पृथ्वी का कंपन है दोस्तों पृथ्वी के सरफेस पर। दे कैन बी फेल्ट ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, दे कैन बी फेल्ट और इसे अनुभव किया जा सकता है, ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इसे अनुभव किया जा सकता है दोस्तों। फॉर ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम बहुत कम समय के लिए दोस्तों, बहुत कम समय के लिए इसे बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है दोस्तों। देयर आर नियरली 20 टेक्टोनिक प्लेट्स, तो लगभग 20 टेक्टोनिक प्लेट्स दैट आर अलोंग द अर्थ सरफेसेस
जो पृथ्वी के सरफेस से दैट कंटिन्यूअसली मोर पास्ट ईच अदर, जो पृथ्वी के सरफेस पर लगातार एक दूसरे से गुजर रहे हैं दोस्तों, या एक दूसरे पे टकरा रहे हैं, इसी कारण भूकंप आता है। ह्यूज रॉक्स आर फाउंड एट द इजिस, ह्यूज या इसे किसी जगह हग भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो ह्यूज अर्थात हग मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। ह्यूज रॉक्स, रॉक्स मतलब चट्टाने, ह्यूज रॉक्स अर्थात विशाल चट्टाने आर फॉर्म्ड बनते हैं एट द इजिस ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के किनारों पर, प्लेट्स के किनारों पर विशाल चट्टाने बनते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका हिमालय पर्वत है, वो किससे बना है, वो इसी का देन है दोस्तों, भूकंप से ही हिमालय पर्वत बना हुआ है दोस्तों। चूंकि पृथ्वी के अंदर 20 टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं दोस्तों, जो आपस में टकराते रहते हैं, उसी के टकराने के फलस्वरूप बड़े बड़े रॉक्स अर्थात चट्टाने उभर के आती है। द शिफ्टिंग ऑफ दिस रॉक्स कॉज अर्थक्वेक्स, तो ये अर्थक्वेक्स का डेफिनेशन है दोस्तों, लास्ट सेंटेंस। द शिफ्टिंग ऑफ दिस रॉक्स, इन चट्टानों के शिफ्टिंग अर्थात, शिफ्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह, शिफ्टिंग अर्थात बदलने से कॉज अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स अर्थात भूकंप आता है दोस्तों। इन प्लेट्स के शिफ्टिंग से भूकंप आता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अर्थक्वेक ओक्यूर्स व्हेन, तो अर्थक्वेक अर्थात भूकंप तब आते हैं जब, तो भूकंप कब आते हैं दोस्तों? ऑप्शन अ, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, तो दोस्तों बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट्स पे मूव करने से, गति करने से भूकंप आते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी दिया है, रॉक्स एट द इजेस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, रॉक्स अर्थात चट्टान के भी मूव करने से होता है दोस्तों, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी दिया है, टेक्टोनिक प्लेट्स इन लार्ज आर श्रिंक, तो टेक्टोनिक प्लेट्स कंपन करते हैं और बहुत बड़े होते हैं दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स इन लार्ज आर श्रिंक। और ऑप्शन डी दिया है, ऑल द एबव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल द एबव, इन सभी से भूकंप आती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक्स ओक्यूर्स, तो भूकंप आती है दोस्तों। ऑप्शंस हैं, ए समटाइम्स इन अ वाइड एरिया, अर्थात कुछ समय के लिए एक बड़े क्षेत्र में, इन अ स्मॉल एरिया, एक छोटे एरिया में। ऑप्शन सी, समटाइम्स इन अ स्मॉल एरिया, समटाइम्स इन अ वाइड एरिया, अर्थात कुछ समय के लिए छोटे क्षेत्र में और कुछ समय के लिए बड़े क्षेत्र में। ऑप्शन डी, ऑलवेज इन अ वाइड एरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप आती है तो हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, हमेशा ये बड़े एरिया में आती है दोस्तों, अर्थात लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑलवेज इन अ वाइड एरिया, हमेशा बड़े क्षेत्र में आता है दोस्तों। भूकंप कहाँ आते हैं? हमेशा एक बड़े क्षेत्र को हिला के रख देता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑलवेज इन अ वाइड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हो गए इसका दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको अंतिम पैसेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द अर्थ शेक्स कंटिन्यूअसली फॉर, तो दोस्तों अर्थक्वेक अर्थात भूकंप के दौरान पृथ्वी लगातार कंपित होती है। ऑप्शन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। ऑप्शन बी, सम सेकंड, कुछ समय के लिए। या ऑप्शन सी, फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए। या ऑप्शन डी, अबाउट 1 मंथ, या लगभग 1 महीने के लिए। तो दोस्तों भूकंप के दौरान पृथ्वी पर लगातार झटके, लगातार कंपन कितनी होती है? तो इसको हम ऊपर क्या पढ़े दोस्तों, ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम, फॉर ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम, और बहुत कम समय के लिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सम सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूकंप से पृथ्वी कंपन बहुत कम समय के लिए होता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही वाइड एरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द अपोजिट ऑफ प्रोपोर्शनेट इज, तो दोस्तों आपका प्रोपोर्शनेट का अपोजिट बताना है, क्या होगा देखिए। ऑप्शन है, ए मिस प्रोपोर्शनेट, बी डिसप्रोपोर्शनेट, सी ए प्रोपोर्शनेट, डी अनप्रोपोर्शनेट। तो दोस्तों प्रोपोर्शनेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात डिसप्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का अपोजिट क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सीक टेक परमिशन वी कैन से, तो दोस्तों हम टेक का यूज परमिशन के लिए किस वाक्य में कर सकते हैं? परमिशन अर्थात अनुमति लेने के लिए। ऑप्शंस है, ए मे आई टेक योर साइकिल, बी वुड आई टेक योर साइकिल, सी शुड आई टेक योर साइकिल, डी विल आई टेक योर साइकिल। तो दोस्तों टेक का परमिशन लेने के लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए ही दोस्तों, मे आई टेक योर साइकिल। इसमें हम परमिशन, चूंकि मे का यूज हमेशा परमिशन के लिए होता है दोस्तों। मे आई टेक योर साइकिल अर्थात क्या मैं आपका साइकिल ले सकता हूँ, आप उससे परमिशन मांग रहे हैं दोस्तों।
मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे आप परमिशन मांगते हैं दोस्तों, तो ये परमिशन के लिए हमेशा मे का यूज होता है, तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ना कि इस वुड शुड इनका यूज नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स गंगा इज अ हॉली रिवर। तो दोस्तों ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो इसके इस ब्लैंक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, खाली स्थान के स्थान पर ऑप्शन है ए बी एन सी द डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों गंगा इज अ हॉली रिवर, तो इसमें कौन सा आर्टिकल होगा दोस्तों, तो चूंकि गंगा एक नदी है दोस्तों और नदी के नाम में हमेशा द का यूज होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात यहाँ पे द आएगा फ्रेंड। द गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है दोस्तों, तो नदी के लिए हमेशा द का यूज होता है दोस्तों, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, तो ये नदी के लिए हमेशा द का यूज होता है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आई वांट ब्लैंक्स मिल्क फॉर द बेबी बिकॉज शी इज हंग्री। तो दोस्तों ब्लैंक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन है ए लिटिल, बी अ लिटिल, सी फ्यू, डी अ फ्यू। तो ब्लैंक्स के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, आई वांट ब्लैंक्स मिल्क, मैं दूध चाहता हूँ, फॉर द बेबी, बेबी के लिए मुझे दूध चाहिए, बिकॉज शी इज हंग्री, क्योंकि वह भूखी है। तो ब्लैंक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों, चूंकि मिल्क क्या है, पदार्थवाचक नाउन है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों अ लिटिल बहुत कम, आई वांट अ लिटिल मिल्क, मुझे बहुत कम दूध चाहिए, फॉर द बेबी, बेबी के लिए, बिकॉज शी इज हंग्री, क्योंकि वह बहुत भूखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पेंटेड द पिक्चर्स, उसने पिक्चर्स पेंट किया, ऑप्शन अ ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुली, सी ब्यूटी, डी ब्यूटीफाई। तो दोस्तों सी पेंटेड द पिक्चर्स, इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद आ जाएगा ब्यूटीफुली, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्यूटीफुली। सी पेंटेड द पिक्चर्स ब्यूटीफुली, उसने सुंदरता से पिक्चर फोटो चित्रित किया, अर्थात उसने खूबसूरती से चित्र को चित्रित किया, उसने चित्रों को चित्रित किया, कैसे चित्रित किया, ब्यूटीफुली, अर्थात सुंदरता से, खूबसूरती से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटीफुली, जो कि एक एडजेक्टिव है दोस्तों, क्रिया विशेषण है, चूंकि यहाँ पे पेंटेड और पिक्चर्स दोनों का ये विशेषता बता रहे हैं ब्यूटीफुली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड अर्थात शुद्ध वर्तनी शब्द चुनना है, तो देखिए कौन सा है, तो नेसेसरी का स्पेलिंग होता है दोस्तों NECESSARY, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेसेसरी का स्पेलिंग क्या होता है, NECESSARY दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, यही करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ही इज एम्प्लॉयड ब्लैंक्स द मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट ब्लैंक्स द ब्रिटिश म्यूजियम। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो ब्लैंक्स दिया है, इसके स्थान पर क्या आएगा, जो कि हमें दिया है ऑप्शंस में ए इन एट, बी एट इन, सी इन डी ऑन एट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखो इन एट का यूज कब होता है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। तो ही इज एम्प्लॉयड ब्लैंक्स द मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट, तो वह मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है दोस्तों, कार्यरत है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, चूंकि मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट और किसी भी डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों हमेशा इन यूज होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जैसे आप इसरो में काम करते हो तो क्या कहोगे, आई वर्क इन इसरो, चूंकि इसरो एक डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में हमेशा इन यूज होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज एम्प्लॉयड इन द मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट, वह मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत है। और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एट द ब्रिटिश म्यूजियम, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ही, इन एट का यहाँ पे यूज होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही इज एम्प्लॉयड इन द मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट एट द ब्रिटिश म्यूजियम, वह ब्रिटिश म्यूजियम में मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि दिया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस अर्थात सही वाक्य को चुनना है, जो कि ए दिया है इफ आई हैव टाइम आई शुड विजिट द एक्सहिबिशन, ऑप्शन बी इफ आई हैव टाइम आई वुड विजिट द एक्सहिबिशन, सी इफ आई हैव टाइम आई शैल विजिट द एक्सहिबिशन, डी इफ आई हैव टाइम आई शैल हैव विजिटेड द एक्सहिबिशन।
तो दोस्तों इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, इफ़ आई हैव टाइम आई वुड विजिट द एग्जीबिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास समय होता, आई वुड विजिट द एग्जीबिशन, तो मैं एग्जीबिशन विजिट करने जाता, अर्थात देखने जाता। चूँकि ये पास्ट को बोध करा रहा है दोस्तों, तो पास्ट के साथ हमेशा वुड का यूज होता है दोस्तों, वुड का, ना कि सूट का, ना कि सेल का। ठीक है, हमेशा वुड का। होता, होता के सेंस में भी वुड का ही, जैसे कि यहाँ पे होता का सेंस है इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास समय होता, आई वुड विजिट द एग्जीबिशन, तो मैं एग्जीबिशन देखने जाता, अर्थात कोई एग्जीबिशन मतलब कोई दार्शनिक स्थान दोस्तों, उसको देखने जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड टू गेट मोर वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।